जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी बुनियाद एक गुलाम ने रखी, एक ऐसा साम्राज्य जो आने वाली कई सदियों तक हिंदुस्तान की तकदीर लिखने वाला था। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की। लेकिन इसका असली आर्किटेक्ट वो नहीं था जिसके बारे में शायद ज्यादातर लोग सोचते हैं। आज हम पर्दा उठाएंगे शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की कहानी से, वो शख्स जिसने एक नाजुक से ख्वाब को पत्थर और पौलाद की हकीकत में बदल दिया। याद है ना, पिछली बार हमने कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की थी, जिसने गुलाम वंश की नींव तो रख दी थी। सल्तनत उस वक्त कह सकते हैं कि एक नए नाजुक पौधे की तरह थी, लेकिन किसी नए पौधे को आने वाले तूफानों से बचाने के लिए एक बहुत ही माहिर माली की जरूरत होती है। और किस्मत देखिए, ऐबक उस तूफान को देखने के लिए जिंदा ही नहीं रहा। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो माली था कौन? किसने उस नींव पर एक ऐसी मजबूत इमारत खड़ी कर दी जो सदियों तक कायम रही? देखिए, किसी अच्छे आइडिया को एक बड़ी कामयाबी में कौन बदलता है? हिंदुस्तान की कहानी में वो इंसान था इल्तुतमिश, और आज हम यही जानेंगे कि आखिर उसने ये सब किया कैसे। तो इल्तुतमिश की इस कमाल की दास्तां को समझने के लिए हम 4 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, उसका गुलाम से सुल्तान बनने का वो सफर जिस पर यकीन करना मुश्किल है। दूसरा, उसे सल्तनत का असली संस्थापक आखिर क्यों माना जाता है। तीसरा, उसके जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार। और आखिर में वो विरासत जो वो हमारे लिए छोड़ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके पास न कोई खानदानी नाम था, न कोई विरासत, वो हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर तख्त तक आखिर पहुंचा कैसे? इल्तुतमिश की कहानी किसी आलीशान महल से नहीं, बल्कि एक गुलाम बाजार से शुरू होती है। तो ये था शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। पैदा तो हुआ था एक इज्जतदार तुर्क कबीले में, लेकिन किस्मत उसे गुलामी की तरफ ले आई। उसे खरीदा खुद कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर ऐबक ने उसमें एक गुलाम से कहीं ज्यादा कुछ देखा। उसने उसकी काबिलियत को, उसकी वफादारी को पहचाना। इतना कि न सिर्फ उसे आज़ादी दी, बल्कि अपनी बेटी का हाथ भी उसके हाथ में दे दिया। और 1210 के उस अहम मोड़ पर इल्तुतमिश कोई आम इंसान नहीं था, वो बदायूं का एक बहुत पावरफुल सूबेदार था। लेकिन देखिए, सुल्तान का दामाद होना आपको तख्त की गारंटी तो नहीं देता। ऐबक की मौत के बाद गद्दी मिली उसके बेटे आराम शाह को, और वो एक पूरी तरह से नाकामयाब शासक साबित हुआ। तब दिल्ली के परेशान तुर्क सरदारों ने खानदान से आगे देखा और बदायूं में इल्तुतमिश को एक पैगाम भेजा। उन्होंने उसे दावत दी कि वो आकर सल्तनत की बागडोर संभाले, और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। तो फिर हम उसे असली संस्थापक क्यों कह रहे हैं? भाई, शुरुआत तो ऐबक ने की थी, है ना? हाँ, बिल्कुल की थी। लेकिन किसी चीज की बुनियाद रखना एक बात है, और उसे इतना मजबूत बनाना कि वो हमेशा के लिए खड़ी रहे, ये बिल्कुल दूसरी बात है। और यहीं पर इल्तुतमिश की असली काबिलियत नजर आती है। उसका पहला ही कदम एक मास्टर स्ट्रोक था। ऐबक जो था, वो सरहद पर बसे लाहौर से हुकूमत करता था, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली की अहमियत को समझा। दिल्ली उसके हिंदुस्तानी इलाकों के ठीक बीच में थी, ज्यादा महफूज, ज्यादा सेंट्रल। इस एक फैसले से उसने सिर्फ राजधानी नहीं बदली, उसने आने वाली 6 सदियों के लिए इस्लामी हुकूमत का दिल हिंदुस्तान के सीने में गाड़ दिया। एक पूर्व गुलाम होने के नाते इल्तुतमिश को ये पता था कि सिर्फ फौजी ताकत से काम नहीं चलेगा। उसे चाहिए थी वैधता, एक ऐसी मंजूरी जिस पर कोई सवाल न उठा सके। और इसके लिए उसने इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी बगदाद के अब्बासी खलीफा का दरवाज़ा खटखटाया। फरवरी 1229 में वो जवाब आया जिसने सब कुछ बदल दिया। खलीफा ने उसे हिंदुस्तान के सुल्तान के तौर पर मान्यता दे दी, और उसी पल से उसने नासिर अमीर उल मोमिनीन यानी ईमान वालों के अमीर का मददगार का खिताब अपना लिया। अब ये मान्यता खिलात की शक्ल में आई। अब ये सिर्फ सम्मान की एक पोशाक नहीं थी, नहीं, ये एक तरह से ऊपर वाले की मंजूरी का सर्टिफिकेट था। दुनिया के लिए एक ऐलान था कि इल्तुतमिश का शासन जायज़ है, पाक है। उसके दुश्मनों के लिए ये एक जबरदस्त झटका था। भाई, खलीफा के चहेते सुल्तान को कौन चुनौती दे सकता था? तो बस एक दस्तावेज ने पूरी बाजी पलट दी। इल्तुतमिश अब गद्दी छीनने वाला कोई बागी नहीं, बल्कि एक वैध सुल्तान था। और दिल्ली सल्तनत घौरी साम्राज्य का कोई हिस्सा नहीं, बल्कि आधिकारिक तौर पर एक आज़ाद और खुद मुख्तार सल्तनत बन चुकी थी। ये उसकी सबसे बड़ी सियासी जीत थी, जो उसने बिना तलवार उठाए हासिल की थी। लेकिन ताकत को पाना तो जंग का सिर्फ आधा हिस्सा था। अब उसे हुकूमत भी करनी थी, और यहीं पर हम इल्तुतमिश के प्रशासक वाले रूप को देखते हैं।
एक ऐसे आर्किटेक्ट को जिसने सल्तनत का पूरा ढांचा तैयार किया। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इल्तुतमिश हिंदुस्तान का पहला मुस्लिम हुक्मरान था जिसने एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर की तरह सोचा। उसने ऐसे सिस्टम बनाए जो आने वाली कई नस्लों तक सल्तनत की रीढ़ की हड्डी बने रहे। उसका सबसे शानदार आइडिया था इक्ता प्रणाली। आइडिया बहुत सिंपल लेकिन असरदार था। अपने कमांडरों को नकद तनख्वाह देने के बजाय जो खजाने पर भारी पड़ती वो उन्हें एक इलाका यानी इक्ता सौंप देता था। कमांडर, जिसे इक्तादार कहते थे, उस जमीन से टैक्स वसूलता, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखता और सुल्तान के लिए फौज भी तैयार रखता था। नतीजा, दूर दराज के इलाकों पर भी कंट्रोल और एक बहुत बड़ी सेना, वो भी शाही खजाने को कंगाल किए बिना। ये वाकई एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस का एक बेहतरीन नमूना था। अपनी निजी ताकत को और मजबूत करने के लिए इल्तुतमिश ने 40 सबसे वफादार और काबिल तुर्की गुलामों का एक खास ग्रुप बनाया। इन्हें तुर्काने चहलगानी या आम भाषा में कहें तो चालीसा कहा गया। ये उसके सलाहकार थे, उसके जनरल, उसकी आंखें और कान थे। लेकिन इतने ताकतवर लोगों का गुट बनाकर इल्तुतमिश ने अनजाने में भविष्य के विद्रोहों के बीज भी बो दिए थे। ये एक दोधारी तलवार थी। और दिल्ली में 40 का यह आंकड़ा ताकत का प्रतीक बन गया। ये सुल्तान के साए थे, वो फौलादी हाथ जिसने इस नई नवेली सल्तनत को बिखरने से बचाए रखा। पर इल्तुतमिश की काबिलियत सिर्फ जंग के मैदान या सियासत तक ही सीमित नहीं थी। वो समझता था कि एक मजबूत साम्राज्य के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है, और इसके लिए उसने दिल्ली सल्तनत को वो चीज दी जो उसके पास पहले कभी नहीं थी, अपनी खुद की स्टैंडर्ड करेंसी। और जरा उसकी दूरदर्शिता देखिए। उसने 2 मुख्य सिक्के चलाए, खालिस चांदी का टका और तांबे का जीटल। ये कोई बेढंगे सिक्के नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से अरबी स्टाइल के और एक स्टैंडर्ड वजन के थे। चांदी का टका 175 ग्रेन का होता था। अभी इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पहली बार उत्तर भारत में व्यापार के लिए एक भरोसेमंद, एक जैसी करेंसी थी। इस सिस्टम ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था को पंख लगा दिए, बल्कि आपको पता है, इल्तुतमिश का यही टका आज के रुपए का पूर्वज बना। अर्थव्यवस्था के अलावा उसने फौज को भी प्रोफेशनल बनाया और सीधे सुल्तान के प्रति वफादार एक स्थायी सेना बनाई, जिसे हश्म-ए-कल्ब कहा गया। और हाँ, वो कल्चर को भी नहीं भूला। उसका दरबार मिन्हाज उस सिराज जैसे विद्वानों और इतिहासकारों की पनाहगाह था, जिनकी वजह से ही आज हम उस दौर के बारे में इतना कुछ जानते हैं। और अब हम अपनी कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, इल्तुतमिश की विरासत। क्योंकि एक महान शासक को सिर्फ उसकी जीतों से नहीं, बल्कि उन निशानों से भी याद रखा जाता है जो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाता है। इल्तुतमिश एक महान निर्माता भी था। उसी ने दिल्ली की पहचान बन चुकी कुतुब मीनार को पूरा करवाया, जिसे ऐबक ने शुरू किया था। लेकिन शायद उसका सबसे खास और दिल के करीब काम था भारत में पहले इस्लामी मकबरे सुल्तान गढ़ी का निर्माण। उसने इसे अपने प्यारे बड़े बेटे की याद में बनवाया था, और इस एक इमारत से उसने वास्तुकला की उस परंपरा को जन्म दिया जिसका सबसे शानदार रूप हमें ताजमहल में देखने को मिलता है। एक कामयाब और लंबी हुकूमत के बाद 1236 में बयाना पर एक फौजी अभियान के दौरान इल्तुतमिश की तबीयत बिगड़ गई। उसे दिल्ली वापस लाया गया, जहां 30 अप्रैल 1236 को इस महान सुल्तान ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लीं। लेकिन मरने से पहले इल्तुतमिश ने एक ऐसा फैसला लिया जो 13वीं सदी के हिसाब से ना सिर्फ हैरत अंगेज बल्कि लगभग इनकलाबी था। उसने अपने वारिस को लेकर एक ऐसी घोषणा की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, अपने बेटों के होते हुए भी इल्तुतमिश ने हर परंपरा को तोड़ दिया। उसने अपनी बेटी रज़िया को अपना वारिस चुना। वो रज़िया की बुद्धिमत्ता और शासन करने की काबिलियत को पहचानता था, जो उसे अपने बेटों में नजर नहीं आती थी। ये फैसला सिर्फ बहादुर नहीं, बल्कि अपने वक्त से बहुत बहुत आगे का था। पर अफसोस, जिन तुर्क सरदारों को उसने खुद बनाया और पाला पोसा था, वो एक औरत के सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं थे। महान सुल्तान की आखिरी ख्वाहिश को ऐसे नजरअंदाज कर दिया गया जैसे वो कभी थी ही नहीं। और जैसे ही इल्तुतमिश की आंखें बंद हुईं, सरदारों ने उसकी ख्वाहिश के साथ गद्दारी की। उन्होंने उसके नाकाबिल बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को तख्त पर बिठा दिया। लेकिन वो तो बस एक कठपुतली था। असली ताकत उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में थी, जिसने दरबार में जुल्म और सितम का एक नया दौर शुरू कर दिया।
तो क्या इल्तुतमिश की वो दूरदर्शी सोच हमेशा के लिए दफन हो गई? क्या रज़िया ने अपने पिता के फैसले को सच साबित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया? और उस उथल-पुथल के दौर में दिल्ली का अगला सुल्तान आखिर कौन बना? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे अपनी अगली पेशकश में।